नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी सशक्त एम्पावरिंग लाइव्स के हिंदी चैनल से आपके लिए कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लेके आई हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ ना, ऑटिज्म इज वर्केबल। ऑटिज्म के साथ काम हो सकता है, बच्चों का एक भविष्य हो सकता है। तो उसी के चलते अब हम एक सीरीज ऑफ इंटरव्यूज करेंगे। हर महीने कुछ सक्सेसफुल ऑटिस्टिक एडल्ट्स के पेरेंट्स से बात करेंगे जो कि कॉलेज में है या नौकरी कर रहे हैं या फिर हायर क्लास में स्टडी कर रहे हैं, और जानेंगे उन पेरेंट्स की जर्नी कि कैसे उन्होंने अपने बच्चों को उस लेवल तक लेके गया। बहुत सारे मिथ बस्टिंग कहते हैं, बहुत सारे गलत बातें जो हम सोचते हैं उसको हम हटाएंगे कि भाई ये तो शुरू से ही ऐसा होगा इसलिए यहाँ तक गया, मेरा नहीं जाएगा। वो सारी चीजों को भी हम अलग हटाएंगे और इस सीरीज ऑफ इंटरव्यूज में हम बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके से ऑटिज्म को सक्सेसफुल बनाया जाता है। तो इसी के चलते मैं बुलाना चाहूंगी मेरी बहुत प्यारी सहेली निरुपमा भाटिया नीरू को, जिनका बेटा आज जॉब कर रहा है और ऑटिस्टिक है। वेलकम नीरू, आइए प्लीज। हाय रजनी। तो नीरू, तुम मेरी फ्रेंड हो, मैं तुम्हें पिछले कुछ सालों से जानती हूँ। तो मैं तुम्हारी जर्नी के बारे में बात नहीं करना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को तुम अपनी जर्नी के बारे में बताओ। ऋषभ का कब डायग्नोसिस हुआ, तो क्या हालात थे, सोसाइटी ने कैसे सपोर्ट किया, नहीं किया, घर वालों ने कैसे सपोर्ट किया, क्या सिचुएशन थी जब तुम्हें पहली बार ऋषभ का डायग्नोसिस मिला, और उसके बाद किस तरीके से तुमने इसको हैंडल किया। I am a mother of 2 kids. Elder one is being on spectrum और उसका नाम ऋषभ है, वो स्पेक्ट्रम पे है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम। और मेरी एक बेटी है, वो 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती है, देवांशी। मेरे हस्बैंड मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम एंड पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है मेरे। अभी ऋषभ के बारे में मैं आपको जैसे बताना चाहूँगी कि ऋषभ जब 1.5 years का था, 1.5 साल का जब वो था, तब मेरे को मतलब उससे पहले जब वो 6 months का था, तो उससे पहले तो बच्चा बहुत ही छोटा होता है तो हम उसको जज नहीं कर सकते, ना ही हमें ऑटिज्म के बारे में कुछ पता था। जब वो 6 महीने का था, 8 महीने का हुआ, तो मैं देखती थी मेरे फ्रेंड्स के बच्चे चिड़िया की तरह, मून की तरह है, उधर उस पर पॉइंट आउट करते थे, लेकिन ऋषभ पॉइंट आउट नहीं करता था। तो मुझे लगा कि शायद मैंने कभी सिखाया ही नहीं, कभी बात ही नहीं करी। बीइंग अ न्यूक्लियर फैमिली, हम तीनों जने थे, कैलकाटा में थे हम लोग तब, तो छोटे बच्चे से क्या बात करूं शायद मुझे भी नहीं पता था, इसलिए मैंने शायद कभी सिखाया नहीं। फिर मैंने उसके साथ काम करना शुरू किया, सिखाना शुरू किया, बट वो देखता ही नहीं था, इंटरेस्ट ही नहीं लेता था। तो मुझे लग रहा था कि क्या चीज़ है, क्यों नहीं ये उसकी बच्ची बता रही है, ये नहीं बता रहा। फिर उसके बाद मैं जब 1.5 years का ये हुआ, तो मैं इसको 1.5 साल का लेके जब अपने घर मम्मी के पास वापस आई थी, तब मेरी मम्मी ने भी मुझे पॉइंट आउट किया कि बेटा ये नाम को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है अपने, मतलब जैसे हम ऋषभ बुला रहे हैं तो ये सुन नहीं रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है। और मैंने भी मम्मी को बताया कि ये ऐसे ऐसे नहीं बताता, मून चिड़िया, तो कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो हमने फिर एक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया, तो न्यूरोलॉजिस्ट ने हमें बताया कि इसको ऑटिज्म है। और उस टाइम मुझे याद है वो केबिन में ऐसे गोल गोल घूम रहा था कोई पेपर लेके, और डॉक्टर ने उसे पॉइंट करके बोला ये ऐसे ही रहेगा ज़िंदगी भर, ये इसको ऑटिज्म है। उस टाइम कुछ समझ भी नहीं थी, पहले बच्चे के टाइम वैसे ही समझ नहीं होती। मुझे अच्छे से याद है मैं 45 मिनट्स रोई थी कि मैं क्यों, सिर्फ मैं ही क्यों, भगवान मेरे साथ ही क्यों। वो एक नहीं आ रहा था, एकदम डिनाइल मोड में चली गई जैसे कहते हैं अभी, तो वैसे था। लेकिन एकदम से मैंने जब अपने पापा को देखा कि मैं इतना रो रही हूँ, तो वो मुझसे पहले टूट जाएंगे क्योंकि वो मुझसे बहुत अटैच थे, मैं उनसे, तो मैं वो होने नहीं देना चाहती थी। और एकदम से मेरे को आया कि नहीं, मुझे भगवान ने ये कुछ काम दिया है लाइफ में करने के लिए, कीड़े मकोड़ों की तरह मरना नहीं है तुझे, ये मेरा बच्चा तुझे ठीक करना है। ही हैज़ चोजन मी, तो मैं इसके ऊपर काम करूँगी, और हैप्पीली करूँ या रो के करूँ वो मेरी चॉइस है, तो मैं खुश होके करूँगी। मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे इस पर काम करना है, कि जो है सो है, इट कैन नॉट बी चेंज, उसको बदला नहीं जा सकता है। अब इसको इम्प्रूव तो करा जा सकता है, इससे तो वर्स होगा नहीं, इससे बेटर ही होगा मेरे काम करने से। तो अब मेरे को डिसाइड कर लिया कि इसके ऊपर काम करना है। और मैंने फिर सोचा कि अब कैसे, क्योंकि उस टाइम ना गूगल था, ना व्हाट्सएप था, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, हम पेरेंट्स भी एक दूसरे को नहीं जानते थे, क्योंकि तब तो मोबाइल फोन्स भी नहीं थे, लैंडलाइन फोन्स होते थे, वो भी मोहल्ले में एक किसी के घर।
तो हम पेरेंट्स भी किसी को नहीं जानते थे, किसी ने ऐसा बच्चा देखा नहीं था। लकीली मुझे डॉक्टर कासलीवाल करके एक है और जयपुर में ENT, तो उनके पास मैं बेटे को लेकर गई। उनकी मम्मी स्पीच थेरेपिस्ट थी। उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरी मम्मी से मिलिए, वो स्पीच थेरेपिस्ट है, शी विल बी एबल टू गाइड यू। तो उन्होंने मुझे, उसकी मम्मी ने मुझे एक चीज़ बोली कि बेटा स्पीच थेरेपी अलग अलग टाइप की होती है, कोई स्टैमरिंग वाले बच्चों की होती है, कोई बिल्कुल ही नॉन वर्बल बच्चों की होती है। इसको ऑटिज्म है, इसकी स्पीच तुझे बिल्कुल अलग करानी पड़ेगी कि जैसे ये पेन है तो इसको ऐसे कराना पड़ेगा, पेन दे दे। जब उन्होंने मुझे ये दिया तो मेरे को समझ में आ गया कि अब मुझे इसकी ब्लैंक कंप्यूटर है, प्रोग्रामिंग खुद करनी है और लूप होल्स भी खुद ढूंढने हैं और करेक्शन भी खुद करना है। तो पूरा आपको ब्लैंक कंप्यूटर मिला है, उसको आप जैसे मर्जी करो। अब आप रोबोट बनाओगे या उसको थिंकिंग डेवलप करके उसको आगे एज अ ह्यूमन बीइंग जो खुद से सोच समझ सके वैसा बनाओगे, ये भी आपके हाथ में है। तो मतलब तुमने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले ली और काम शुरू कर दिया। स्कूल्स ने सपोर्ट किया, नहीं किया, फिर क्या रहा? उसके बाद बॉम्बे हमारा ट्रांसफ़र हो गया। हम लोग यहाँ जब आ गए बॉम्बे तो यहाँ पे डॉक्टर से मिले, स्पीच थेरेपिस्ट, OT। फिर धीरे धीरे हमने वो सब स्टार्ट किया ढूंढ के, और उसके बाद हमने नॉर्मल स्कूल में मैंने इसकी एडमिशन कराने की सोची। सब लोग मुझे बोल रहे थे स्पेशल बच्चा है, स्पेशल स्कूल में करा, तो मुझे लगा शायद इसके हिसाब से, क्योंकि मैंने हमेशा अपने बच्चे का फ़ायदा देखा कि उसका फ़ायदा किस में, जिससे वो डेवलप हो सके। तो मैंने सोचा शायद स्पेशल स्कूल में स्पेशल टेक्निक होती होगी तो मैं वहाँ डालूँ, तो इसलिए मैं एक बार गई स्पेशल स्कूल की तरफ। लेकिन जब मैंने वहाँ पे देखा कि नहीं, मेरे बच्चे का काम यहाँ पे सही हो सकता, तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, या तो मैं होम स्कूलिंग करूँगी या मैं इसको नॉर्मल स्कूल में डालूंगी। तो एग्जैक्टली बेसिकली तुमने अपने ऊपर सारा का सारा एकेडमिक्स ले लिया और स्कूल के ऊपर से लोड हटा दिया। ये वैसे ही है जैसे मैं पेरेंट्स को हमेशा गाइड करती हूँ कि स्कूल को अगर एकेडमिक्स आप देख लो तो स्कूल बच्चे के साथ में सोशल के ऊपर, और आप उनको बड़ी क्लियरली अपनी एक्सपेक्टेशन बता सकते हो कि भाई मेरे बच्चे को सोशल बनाइए। तो मैं तो तुम्हें उस टाइम पे जानती नहीं थी ना, कभी हमारी इस तरीके से इस मामले में बात हुई, लेकिन तुम एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे काम कर रही थी जो मैं पेरेंट्स को बताती आई हूँ कि भाई बच्चे का एकेडमिक्स आप सीखो कैसे कराना और खुद कर लो, और स्कूल को यूज़ करो उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए, सोशल की डेवलपमेंट के लिए। तो बेसिकली ऐसे ही तुमने इसको आगे लेके गया। तो अब हमें ये बताओ कि फिर उसके बाद कॉलेज और आगे बियॉन्ड कैसे, मतलब कैसे रही जर्नी, क्या क्या फिर हुआ? तो फिर मैं नॉर्मल स्कूल में एडमिशन के लिए गई, लेकिन मैंने वहाँ बताया नहीं कि इसको ऑटिज्म है। मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि मुझे डर था कि फिर एडमिशन नहीं लेंगे, पहले ही मना हो जाएगा। एक बार वो मेरे बच्चे को ट्राई तो करे। फिर ऋषभ ने जब जाके, जो उनका क्राइटेरिया था इंटरव्यू का, पजल सॉल्व करने का, उसने आराम से सॉल्व कर दी पजल्स, उसका एडमिशन हो गया। जब उनको टीचर्स को प्रॉब्लम आने लगी क्योंकि वो नॉन वर्बल था, टॉयलेट ट्रेन नहीं था, मैं डायपर पहना के भेजती थी, लेकिन जब ये जूनियर KG की बात है, तब वो 3.5 साल का था। और उसके बाद उसने, टीचर ने मुझसे पूछा कि कैसे आप इसको बैठाते हो एक जगह पे, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता दो, जो आप कह रहे हो कि मैं पेरेंट्स को बोलती हूँ कि बताया करो। वो एक तरह से बताने के लिए, बताना हेल्पफुल भी है, क्योंकि जब टीचर ने बोला मेरे से कि आप मुझे बता दो कि क्या इसको अगर कोई इश्यू है तो मैं उस हिसाब से टैकल करूँगी। ऐसा ना हो कि मैं इसके इश्यू को अगेंस्ट इसको स्कोल्डिंग कर लूँ नॉर्मल बच्चे की तरह, जो इसके लिए फिर हार्मफुल हो। जब उन्होंने ऐसा मुझे एश्योरेंस दे दिया तो मैंने उनको फिर बताया। मेन बात स्कूल से सपोर्ट की पता है क्या होती है? जब वो वर्कशीट्स देते हैं चैप्टर वाइज, स्कूल का करिकुलम बच्चे के ब्रेन के हिसाब से बना होता है, उसी हिसाब से उसका ब्रेन भी डेवलप होता चला जाता है। अभी स्कूल जाने से मुझे एक फिक्स पता है इस क्लास तक उसको इतना आना चाहिए, एंड वो मैंने टारगेट बना के चला था अपने मन में। पता नहीं वो सही है कि गलत, मैंने ये सोचा था कि जब बच्चा अपनी एज से कम परफॉर्म करता है ना, वो उसके फेस पे दिखता है, मैं इसके फेस पे नहीं आने दूंगी। मेरा टारगेट ये रहेगा उसको एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर और एज अप्रोप्रिएट पढ़ाई आती रहे। 5th तक तो मुझे यही बोला गया, हर बार हर महीने बुला के बोला जाता था, और अभी भी बहुत पेरेंट्स को सुनने में आता होगा कि बच्चे को स्कूल से निकालो। तो ये मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि मेरे लिए बिल्कुल स्मूथ जर्नी रही और सब अच्छा रहा। मेरे को हर बार बोला गया उसको निकालो, क्योंकि बिहेवियर इश्यूज आते थे, क्योंकि बच्चे बुली करते थे और वो उतना बोल नहीं पाता था, एक्सप्रेस नहीं कर पाता था।
तो मैंने उसके एक्सप्रेशन पे वर्क किया। मुझे अच्छी थेरेपिस्ट मिली जिन्होंने मुझे आइडिया दिया कि कैसे इसकी स्पीच तो आ गई है, वर्ड्स तो है, लेकिन उसको एक्सप्रेशन कैसे लाना है। तो उन थेरेपिस्ट की हेल्प से मैंने उसको एक्सप्रेशन जब सिखाया, फिर तो जब एक्सप्रेशन आता चला गया तो वो एकदम कुकर की सीटी निकल गई ना, ऐसा शांत हो गया कि कोई बिहेवियर चैलेंज नहीं, सब बात बोल के करनी है, एक्सप्रेस करना है, तो वो स्मूथ हो गया। फिर 5th के बाद मेरे को कभी स्कूल ने नहीं बोला कि इसको निकालो, तो उन्होंने बल्कि खुद कहा कि 5th हो गई तो 10th भी हो ही जाएगी। तो टीचर्स वर ऑल्सो फीलिंग दैट सेंस ऑफ अचीवमेंट, वेरी नाइस। तो उन लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया। और 10th जब इसने स्कूल से करी, फिर 11th में नए सेट ऑफ टीचर्स, नया कॉलेज, अगेन नया एनवायरनमेंट, नए बच्चे। तो एक बात मैं सब पेरेंट्स को यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि जो बच्चे छोटे होते हैं जब तक 3rd स्टैंडर्ड तक, तब तक वो बच्चे क्लासमेट्स भी छोटे होते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं 11th 12th में, तो वो बच्चे भी क्लासमेट्स भी बड़े हो गए, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग 11th 12th में बढ़ जाती है क्लासमेट्स की भी, तो वो बुली करना बंद कर देते हैं या कम हो जाती है। और 3rd स्टैंडर्ड तक वैसे ही बुलिंग नहीं होती। बुलिंग होती है 4th स्टैंडर्ड से, जब बच्चे दुष्ट होना शुरू करते हैं, जब उन्हें डिफरेंस समझ आता है हम में और इसमें क्या फर्क है। 4th से 10th तक डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है बुलिंग से। 4th से 10th तक आपको थोड़ा सा स्ट्रगल है, और उसके बाद वो भी आप अपने बच्चे को समझा दोगे। वो आई थिंक बुलिंग होना जरूरी है। आई ऑलवेज यूज टू टेक दिस एज अ चैलेंज। जो भी अभी भी प्रॉब्लम कोई आती है तो आई टेक इट एज अ चैलेंज कि इससे कुछ नया सीखेगा वो भी और मैं भी। तो बुलिंग हुई, अच्छा हुआ मैंने शैडो टीचर नहीं रखी, नहीं तो उसके डर से कभी भी उसको बुलिंग नहीं होती। तो वहीं से सेल्फ एडवोकेसी भी आनी शुरू हुई कि मम्मी आज उसने मुझे ऐसा बोला, मैंने तो इग्नोर किया। तो वो चीजें कि लोग मुझे ऐसा कहेंगे, मुझे इग्नोर करना है, जो एज नॉर्मल पर्सन हमको भी कई चीजें इग्नोर करनी पड़ती हैं, तो उनको हम हर चीज ऑटिज्म के चश्मे से ना देख करके उस तरह से भी दिखाएं कि वो नॉर्मल होने के टाइम पे भी उसको बुलिंग हो सकती है। आज नॉर्मल बंदे को कोई मोटा कहता है, कोई पतला, तो आप इग्नोर करते हो ना, अगर आपको अपने पीस ऑफ माइंड चाहिए। तो ये चीज भी मैंने उसको जब समझा दी तो उसने इग्नोर करना सीख लिया। तो वो 10th तक पास हो गया। उसके बाद सबको अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। आज वही बच्चे जो स्कूल में उसको बुली करते थे ना, वो आज आते हैं जब ऋषभ से मिलने के लिए, क्योंकि ऋषभ जयपुर में रहता है और अब वो मुंबई आता है, तो उसके फ्रेंड्स घर आते हैं उसको मिलने के लिए, तो बोलते हैं आंटी हमें आज अपने आप पे शर्म आती कि हम इसको बुली करते थे। वेरी नाइस नीरू। तो बेसिकली आपकी कहानी से मुझे ये समझ में आता है कि जब एक पेरेंट रिफ्यूज कर देता है गिव अप करने के लिए और काम करते रहता है, तो कोई ना कोई रास्ते निकल के सामने से आ ही जाते हैं। कुछ ना कुछ होता है, कुछ ना कुछ क्रिएट होता है, और जिसकी वजह से कोई ना कोई अच्छे सॉल्यूशंस कुछ ना कुछ सामने आ ही जाता है। तो हमारे को ये करना है कि हमें रुकना नहीं है। मैं भी यही कहती हूँ, और आपकी जर्नी से भी मैंने यही सीखा। और जब हमने ऋषभ, ईशा और जय को सोशल स्किल्स के ऊपर पूरा 1 साल काम किया, तो इनके सोशल स्किल्स और इम्प्रूव हुए, इंटरव्यूज़ क्लियर कर ये पाए। तो धीरे धीरे पहले आप उसको एक लेवल तक लेके आए, फिर हमने उसके साथ में काम किया, तो इस तरीके से आगे रास्ते खुलते चले गए। लेकिन बेस यही है कि पेरेंट को काम करना नहीं छोड़ना है। व्हाट एन इंस्पायरिंग स्टोरी। थैंक यू सो मच नीरू। आपने बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी आज हमारे ऑडियंस को दी है, हमारे श्रोताओं को दी है, कि किस तरीके से बिना लेबल की चिंता किए चुपचाप बस अपना काम करते जाना है। हमें फ्यूचर के लिए होपफुल रहना है और प्रेजेंट पे नजर रखनी है, और सिर्फ अपना काम करना है, और उतना बहुत है। यस डेफिनेटली रजनी, आई एग्री विद यू कम्प्लीटली। बिकॉज जब बच्चे आप नॉर्मल लाइफ में अपने आप को रख के देखो ना, आप अगर अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों को बताते रहोगे, इसकी वजह से वो हुआ, इसकी वजह से वो हुआ, तो आप उसको फेस नहीं कर रहे हो, आप उसकी अथॉरिटी अपने हाथ में नहीं ले रहे हो उस चीज को, तो वो चीज रेक्टिफाई भी नहीं होगी, क्योंकि हम दूसरों को तो कंट्रोल कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। हमें उस सिचुएशन में क्या करना है, सिचुएशन तो वही रहने वाली है, हमें क्या करना है वो जब हमने सीख लिया, तो हम अपने लिए भी क्योंकि देखो सड़क तो टेढ़ी मेढ़ी और कांटों भरी होगी रास्ते, हम कारपेट नहीं बिछा सकते, लेकिन अपने बच्चे को चप्पल पहना सकते हैं ना। जैसे ऋषभ बोलता है, वी आर डिफरेंट नॉट लेस। So thank you so much. It was an amazing thought sharing, and we really enjoyed talking to you, Neeru.